हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट 14 एंड 15 दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें इस समय हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होगा और आज के क्वेश्चंस में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहिए, तो उसके साथ में हमने थ्योरी भी टैग की हुई है ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ और एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ। तो इसलिए एक तरीके से आपकी रिविज़न क्लासेस हैं ये, जिसमें जिस विद्यार्थी ने पूरी एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ी है उसको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जिसने नहीं पढ़ी है वो तो फिर कंफ्यूजन में रहेगा ही। कहता है कि क्षेत्र एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशु, यानी कि एक तरफ दिए हुए क्षेत्र, दूसरी तरफ दिए हुए हैं कुछ पशु जानवर, किस क्षेत्र में किस जानवर का प्रयोग परिवहन के लिए, सामान ढोने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, सही इसको बताना है। तो देखिए, पहले है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, यहां लामा जो जीव है, लामा क्या है? लामा क्या है? पशु है, जीव है, लामा जीव पाया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग सामानों को ढोने में परिवहन के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग? एंडीज पर्वत में लामा का प्रयोग किया जाता है। एंडीज क्या है सर? एंडीज अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तिब्बत, यहां याक का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है और जो याक है इसे तिब्बत का बैल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ध्यान रखिएगा, तिब्बत का बैल किसको कहा जाता है? याक को तिब्बत का बैल भी कहते हैं। तिब्बत में याक का प्रयोग होता है परिवहन के लिए, ठीक है, सामान ढोने के लिए। भारतीय मरुस्थल की बात करें तो यहां पे ऊंट और बैल, आई बात समझ में? किसका? यहाँ पे ऊंट और बैल का उपयोग होता है वस्तुओं को ढोने में, परिवहन में। आपको पता है ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। भारतीय पहाड़ों में खच्चर और गधे का उपयोग किया जाता है सामानों को ढोने के लिए, परिवहन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिला देंगे। एक इसके साथ में जा रहा है, ए 3 के साथ में गया, बी आपका 4 के साथ में गया, सी आपका फर्स्ट के साथ में गया और डी 2 के साथ में गया। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन जो है यहां राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि दिए गए कथन को चुनिए सही। देखिए, अभिकथन ए कहता है एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। बिल्कुल सही बात है। कोई चीज यदि हमारे लिए उपयोगी है तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए संसाधन बन जाएगी। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। कहता है किसी वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता एवं प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बना देती है। क्या बना देती है? संसाधन। यहां पे जैसे कहा जा रहा है कि कुछ संसाधनों का मूल्य आर्थिक मूल्य हो रहा है। पहले तो मूल्य समझिए, मूल्य का अर्थ यहां पे महत्व है। कुछ संसाधनों का मूल्य, मूल्य का मतलब उसका इंपॉर्टेंस। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है ना, जो धातुएं होती हैं या जो सामान है आपके, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, इनका आर्थिक मूल्य है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। यानी कि कोई प्यारा सा आप कहीं नदी, तालाब, झरने देखने गए हैं, वो तो प्राकृतिक है, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है ना, वो मूल्यवान है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समय के साथ में उनका कोई ना कोई आर्थिक मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा और वो मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, आज कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। जो हमारी दादी के घरेलू नुस्खे होते हैं कि जुकाम हो गई, ये काढ़ा बना दिया, इस तरीके से उसमें ये सब चीज़ें डाल करके पिला दिया और वो ठीक हो गया, तो उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं। लेकिन अगर वही चीज़ पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म के द्वारा बेचे जाते हैं
तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। पेटेंट का मतलब होता है किसी को एकाधिकार दे देना, यानी कि ये चीज हमने ये फॉर्मूला आपको बता दिया। अब आप ये फॉर्मूला अपना करके इसको अपने अधिकार से बेच सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे उसका आर्थिक मूल्य तय हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लीजिए। देखिए कहता है कि एक तरफ कॉलम 1 में दिए गए नामों का मिलान कॉलम 2 से करें, ठीक है, उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। सेरिकल्चर क्या होता है, पिसिकल्चर क्या होता है, विटिकल्चर और हार्टिकल्चर, थोड़ा सा आपको पहले बता दें, फिर आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। देखिए एग्री के साथ अगर कल्चर मिला देंगे तो ये एग्रीकल्चर हो जाएगा। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, जैसे मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहा जाता है एग्रीकल्चर को। सेरी के साथ कल्चर मिला देंगे तो बनेगा सेरीकल्चर, यानी कि रेशम कीट पालन या रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यानी कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पिसिकल्चर यानी कि मछली पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली पालन होता है, इसको पिसिकल्चर कहा गया है। क्या कहा गया है, पिसिकल्चर। विटिकल्चर यानी कि द्राक्षा कृषि, यानी कि अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, विटिकल्चर। हार्टिकल्चर यानी कि बाग बगीचे वाली खेती, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों एवं फलों का उगाना हार्टिकल्चर कहलाता है। फूलों फलों को उगाना क्या कहलाता है, हार्टिकल्चर कहलाता है। तो आइए इसको मैच करते हैं। सेरीकल्चर क्या मतलब क्या हो गया, रेशम कीट पालन। हार्टिकल्चर हमने, पिसिकल्चर का मतलब क्या हो गया, मछली पालन। विटिकल्चर का मतलब अंगूर की खेती। हार्टिकल्चर का मतलब फलों और फूलों की खेती। ए गया 4 के साथ में यहां पे नीचे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा हमको। नीचे आइए, ठीक है। अब देखिए वो ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। ए गया 4 के साथ में। पिसिकल्चर का मतलब होता है, पिसिकल्चर यानी कि मछली पालन, और विटिकल्चर का मतलब अंगूर की खेती, हार्टिकल्चर फलों फूलों की खेती। ए गया 4 के साथ में, बी गया 1 के साथ में, सी गया 2 के साथ में, और डी गया हमारा 3 के साथ में। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, प्रश्न आपका रिसेंटली पूछा हुआ है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कहता है दिए गए कथन ए और आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा इन दोनों के द्वारा ही होता है। इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना था, समझा था और पढ़ा भी था। देखिए स्वामित्व के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। स्वामित्व यानी कि जिस पर अपना व्यक्ति का एक पर्सनल अधिकार होता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। समझिए पॉइंट को। स्वामित्व के आधार पर, निजी क्षेत्र के आधार पर उसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। राज्य स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। जो निजी क्षेत्र का उद्योग का जो स्वामित्व होता है उसका हेड कोई एक व्यक्ति हो सकता है या फिर ग्रुप भी हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व है और संचालन वो सरकार के द्वारा होता है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व किसके द्वारा होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। इनका स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, सरकार के द्वारा हो गया, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का, किसका, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। आपसे प्रश्न पूछता है, कई बार मारुति वाला पूछा हुआ है कि मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उदाहरण है, किस क्षेत्र के उद्योग का, तो ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। अब जैसे हमसे प्रश्न में पूछ रहा था सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का
स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। ये हमारा आर जो था वो ये कह रहा था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ए कह रहा था कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण माने जाते हैं, ये ए कह रहा था। तो अब यहाँ पे ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। ए जो है वो आर जो है वो ए को क्या करेगा, आर सही व्याख्या करेगा ए की। इस तरीके से इस ऑप्शन ये आप क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इसलिए हमने इसको डिटेल में समझाने का प्रयास किया। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में, यानी कि हमारे समाज में सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर जो भिन्नता पाई जाती है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए, अधिगमकर्ताओं के बीच यानी कि लर्नर्स के बीच, विद्यार्थियों के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं है, परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं, मनोवृत्तियों में भी होती है। विविधता का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सामाजिक स्थिति को लेकर के विभिन्नता है और या फिर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को लेकर के विविधता है, वो अमीर गरीब हैं, उनकी भाषा अलग है, जाति धर्म समुदाय अलग अलग है, नहीं, उनकी जो अधिगम शैलियाँ हैं, उनकी जो लर्निंग पावर है, लर्निंग स्टाइल है, उसमें भी तो भिन्नता है, उनकी रुचि में भी तो भिन्नता है, योग्यता में भी तो भिन्नता है, हर तरीके से भिन्नता है। तो ये तो यहाँ पे हो जाता है सही। एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता नहीं। जो विविधता है, जो भिन्नता है, ये हमारे अधिगम के लिए सकारात्मक है, क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसको हमेशा लर्निंग में पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए बी कट जाएगा, ए सही है। ए सही है लेकिन बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे क्या कहता है क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पॉइंट कहता है कि लोगों को एक ही छवि में बांधना क्या हो जाएगा। अगर हम सबको एक ही छवि में बांध रहे हैं तो ये रूढ़िबद्ध धारणा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रूढ़िबद्ध धारणा, जो कि रूढ़ियों से, परंपराओं से चली आ रही है कि हम सबको एक ही नज़र से देख रहे हैं। रूढ़िबद्ध धारणा में क्या होता है कि हम किसी विशेष व्यक्ति के अंदर छिपी प्रतिभा, कौशल, ज्ञान को नहीं देख सकते, नहीं देखते हैं, क्योंकि रूढ़िबद्ध धारणा के अंतर्गत हम बंधे हुए हैं कि सब लड़कियां केवल घर में चूल्हा चौका ही करेंगी, तो हम सब लड़कियों को उसी नज़र से देखते हैं। हम किसी लड़की को ये नहीं देख सकते कि इसके अंदर कुछ अलग स्किल है, ये प्लेयर बन सकती है, ये किसी भी फील्ड में बढ़िया कर सकती है। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना या मानना, जब हम किसी को नकारात्मक रूप से देखते हैं तो ये हमारा पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसका तात्पर्य किसी वस्तु, कोई फैक्ट, कोई घटना या अन्य व्यक्ति के बारे में पहले से जो निर्णय बना लिया जाता है वो नकारात्मक होता है। ये धनात्मक अथवा ऋणात्मक अभिवृत्तियों के माध्यम से होता है। किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, जब आप असमुचित रूप से व्यवहार करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, ये भेदभाव कहलाता है। इसका मतलब आप दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार कर रहे हैं, ये भेदभाव के अंतर्गत आएगा। शुद्धता और अशुद्धता को मानना, ये अस्पृश्यता या फिर छुआछूत है। ठीक है, कि अगर ये नीची जाति का व्यक्ति है, अगर हमको छू लेगा, पहले क्या होता था, नीची जाति का व्यक्ति अगर कोई ऊंची जाति के लोगों को छू लेता था तो वो नहाता था जाकर के, वो अपने आप को पवित्र करता था, शुद्ध करता था, इतना ज्यादा छुआछूत माना जाता था। लेकिन आज ये चीज नहीं है। ठीक है, तो छवि में बांधना रूढ़िबद्ध धारणा हो गई, नकारात्मक रूप से देखना पूर्वाग्रह हो गया, और असमुचित रूप व्यवहार करना भेदभाव हो गया, और शुद्धता अशुद्धता को मानना आपका अस्पृश्यता या छुआछूत हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए, गांव में जमीन या भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है। ये जो उत्तरदायी है वो पटवारी या फिर ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होता है। पटवारी भी कहते हैं इसको, लेखपाल भी कहते हैं, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी भी कहा जाता है। ओके, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं इसको कानून गो कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति एक, नाम अनेक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लीजिए, विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा, ठीक लग रहा है, जनमानस की राय को व्यक्त करके,
नहीं। सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर, निरंकुशताओं पर रोक तो नहीं लगाएगा। संसद में बाधा डालने से तो उसको ही बाहर कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है कि जो विपक्ष होता है वो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जो आलोचना करता है वो आप बहुत ही रचनात्मक तरीके से करता है। डायरेक्ट नहीं कह सकता कि तुम ये गलत कर रहे हो, वो उसके गुण भी बताएगा और उसके दोष भी बताएगा, फिर उसकी आलोचना करेगा कि इस तरीके से ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था, ये पॉइंट अच्छा है, ये बुरा है, इस तरीके से। ठीक है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। यानी कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके अंदर जो कमियां हैं वो सामने लाई जाती हैं। वो भी बड़े रचनात्मक तरीके से लोग सरकार की आलोचना करते हैं। अनियमित मजदूर, श्रमिक शब्द की, अनियमित मजदूर या श्रमिक, इस शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। अगर आप मजदूर की बात कर रहे हैं, अगर आप अनियमित मजदूर टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप कौन सा उदाहरण लेंगे इसमें से। अनियमित मजदूर का मतलब, श्रमिक का मतलब होता है जो व्यक्ति दिन भर दिहाड़ी करने जाता है, मजदूरी करने जाता है। ठीक है। अनियमित मजदूर या श्रमिक वो होते हैं जिन्हें नियमित रूप से काम पर नहीं रखा जाता। ऐसे मजदूरों को दैनिक, डेली बेसिस पे जो है दिहाड़ी दी जाती है। तुम 500 रुपये दिहाड़ी या 300 या 400 जितना तुम उससे तय कर लो, वो डेली की उसकी दिहाड़ी होती है। ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर उसकी कंटिन्यू जॉब है, ऐसा नहीं है। निर्माण, कंस्ट्रक्शन स्थल पर या साइट पर काम करने वाला जो मिस्त्री होता है, ठीक है, वो दिहाड़ी पर अक्सर रखा जाता है, तो ये मजदूर हो गया। घरेलू सहायिकाएं, ये मजदूर या श्रमिक नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंक या बैंक प्रबंधक जो होता है, ये भी मजदूर थोड़ा ना है। मजदूर यहाँ पे कौन है? जो साइट पर काम कर रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जो बिल्डिंग बना रहा है, मकान बना रहा है, वो मिस्त्री कौन है? दिहाड़ी वाला है। ठीक है, तो इसमें केवल ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है खेतीहर मजदूर, ठीक है, ऋतुनिष्ठ यानी सीजनल श्रमिक होते हैं। खेतीहर मजदूर के पास या अपनी जमीन नहीं होती है, अगर होती भी है तो थोड़ी बहुत होती है, टुकड़ों में। पहली बात तो ये दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। ये सीजनल श्रमिक होते हैं क्योंकि जो फसल होती है उसमें हम एक बार खाद पानी डाल करके फसल को बीज देते हैं, फिर उसमें हम हमेशा काम नहीं करते, फिर फसल को छोड़ देते हैं, फिर लास्ट में उसको काट करके निकाल लिया जाता है। तो इसके बीच का जो समय होता है वो व्यक्ति के पास खाली होता है। तो ये सीजनल होते हैं कि जब फसल आई तो काम आ गया, नहीं तो खाली बैठे हैं। खेती में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, फसलों की कटाई, सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो मैंने बताया कि खेतीहर मजदूर ये क्या होते हैं? सीजनल होते हैं क्योंकि उन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता, पूरे साल काम नहीं मिलता। वो खेती के मौसम में ही खेती कर सकते हैं, जब वो जो फसल आएगी तब वो काम करेंगे। ठीक है, भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई तो भूमिहीन होते हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि थोड़ी थोड़ी जमीन होती है। अब खेती में तो कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेती तैयार करना, रोपाई करना, बुआई करना, निराई, कटाई, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और इस तरह जीवन जो इन लोगों का है वो ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। भाई जिस फसल का मौसम है वो फसल वहाँ पे बोई जा रही है, काटी जा रही है। और देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। अगला प्रश्न नीचे कहता है विकलांगता अधिनियम 1995 के अकॉर्डिंग विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए, है ना। इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथककृत या अलग करना होगा। नहीं भाई, हम यहाँ पे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जो स्पेशल जिनको नीड्स है, ऐसे बच्चों को हम विशेष विद्यालयों में पृथक करके थोड़ा ना पढ़ाएंगे। देखिए, पृथक करना की सीग्रेशन, मैंने कल भी कहा था सीडीपी की क्लास में कि नेगेटिव वर्ड है। देखिए, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अधिनियम के अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में पृथक नहीं बल्कि पूर्ण भागीदारी और समानता को बढ़ावा देना होगा। यहाँ पे पृथक नहीं करना है,
यहाँ पे पूर्ण भागीदारी और समानता को बढ़ावा देना होगा। इससे जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ये पृथक्करण की वजह से कट जाएगा, इसलिए केवल ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है। भाई किसका मिलान सही रूप से हो रहा है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 मिला, जिसमें महिलाओं को अपने पेरेंट्स की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है, अपने पिता की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है। ठीक है, ये तो सही मैचिंग हुआ है। लड़कियां शर्मीली होती हैं, लड़कियां कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं, ये लैंगिक रूढ़िवादिता है। ठीक है, सहभागी लोकतंत्र, पंचायती राज प्रणाली या पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज प्रणाली या व्यवस्था जो है ये सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। ओके, तो इस तरीके से ये सारे ठीक मैच हैं। यहाँ पे ए बी सी तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। बड़े प्यारे प्रश्न लिए हैं, सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कहता है कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। कहता है कि श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय, श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय जो है ये आपका किसके अंतर्गत आएगा। ये संघ सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का विषय है, इसलिए काट दो इसको। नए 100 रुपये के नोट जारी करना, 100 रुपये का नोट जारी करना, ये भी संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का नहीं है। प्रारंभिक स्कूलों या विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का जो निर्णय है ये आपका राज्य सूची का विषय है, तो इसमें सी राइट हो गया। किसानों को बिजली या विद्युत उपलब्ध कराने का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, यह भी किसका है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, जबकि जो दो ऑप्शन है हमारे ये वाले, श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय और नए 100 रुपये नोट जारी करना, ये संघ सूची के विषय हैं प्यारे दोस्तों। किसके विषय हैं, संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची के विषयों के संबंध में निर्णय लेने का जो अधिकार है वो संघ सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है, राज्य सरकार को होता है। ठीक है, जबकि आपने सुना होगा समवर्ती सूची, क्या सुना होगा आपने, समवर्ती सूची भी आपने सुना होगा। समवर्ती सूची के विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार संघ और राज्य सरकार दोनों को ही होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया गया है कि तुम्हें दवाई नहीं दी जाएगी, तुम्हारे चिकित्सा नहीं होगी, है ना, डॉक्टरी नहीं की जाएगी, तो ये उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा उपचार का अधिकार या फिर ये जीवन का अधिकार होगा। डियर फ्रेंड, ये उसके जीवन का अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। किसका हो जाएगा, जीवन के अधिकार का। ठीक है, आपको पता ही है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है हमारा, इसमें तो दिया नहीं इसकी डिटेल हमने, जो आपको बताते चले कि हमारा जो अनुच्छेद 21 है उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है उसके अतिरिक्त उसके जीवन और उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में वो न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। क्या कहता है प्रश्न कि किस मामले या किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो ये कौन सा मुकदमा था या कौन सा मामला था, तो ये मुकदमा था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का। अगर आपने ठीक से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो पॉलिटी में हमने ये चैप्टर पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, पॉलिटी में हमने ये चैप्टर पढ़ा था। देखिए यहाँ पे कहता है कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का ये मुकदमा था। इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है कि आपको प्रदूषण मुक्त हवा मिले, प्रदूषण मुक्त पानी मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करें। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को एनसीईआरटी में छोड़ नहीं सकते।
ठीक है, किसी भी लाइन को नहीं छोड़ सकते, कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में, अगर आप सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के बारे में बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो टीचर को किसका उदाहरण देना चाहिए? तो यहाँ पे टीचर को छुआछूत या अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है संविधान का अनुच्छेद 17, इसका उदाहरण दिया जा सकता है कि यहाँ पे सामाजिक न्याय इसमें बताया गया है कि धर्म, वंश, मूल, जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। हम आरक्षण नीति की बात कर सकते हैं, जो रिजर्वेशन की बात की गई है ना, आरक्षण दिया गया है, तो इनकी बात कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा तो अलग है, तो ए और बी दोनों ही यहाँ पे सत्य हो जाते हैं। न्यायिक समीक्षा की अगर बात की जाए, ये क्या है? तो न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि देखो, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद के द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही तो न्यायिक समीक्षा कहा जाता है या कहा जा सकता है। प्रश्न कहता है, निम्न कथनों को पढ़िए। समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। ठीक है, मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई। तो यहाँ पे आपका ये इस उपरोक्त कथन उदाहरण है, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? कानून बनाने में लोगों की भूमिका के उदाहरण हैं, अधिशासन में लोगों की भूमिका के उदाहरण हैं, दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के उदाहरण हैं। जी हाँ, ये दमनकारी जो कानून हैं उनके विरुद्ध लोगों ने जो प्रदर्शन किए, ये उसी के उदाहरण है कि जो दमनकारी कानून सरकार ने लोगों के ऊपर थोपा, ये उसी का उदाहरण है। ये सभी देश या राज्य में व्याप्त दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन का उदाहरण आपके सामने है। ये जो यहाँ पे आपने शब्द पढ़ा, इरोम शर्मिला, आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इरोम शर्मिला जो हैं, ये मणिपुर की एक सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इन्होंने भारत सरकार के सैन्य कानून आफ्स्पा के विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ किया और सरकार से दमनकारी और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले जो कानून हैं उनको वापस लेने के लिए दबाव डाला कि सरकार इनको वापस ले। इरोम शर्मिला को मणिपुर की आयरन लेडी कहा जाता है। मणिपुर की आयरन लेडी किसको कहा जाता है? इरोम शर्मिला को। प्रश्न कहता है कि भूगोल की एक टीचर हैं, अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए स्थिति के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहते हैं कि अगर कोई उद्योग स्थापित किया जाता है तो उसके लिए कैसी स्थिति चाहिए, क्या प्लेसमेंट चाहिए, कौन कौन मतलब कितना पूरा मटेरियल या जो भी चीज़ है चाहिए, अगर उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए क्या क्या हमें करना होगा, ये सब छानबीन गहराई से करवाना चाहती है। तो निम्न में से कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती हैं? क्या निरूपण किया जा सकता है, जिसको डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, या परियोजना? ठीक है, प्रोजेक्ट आप बच्चों से बनवा सकते हैं। जब बच्चे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उसके बारे में ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो इसके बारे में आपको बता पाएंगे। अगर पास पड़ोस में कोई उद्योग है, कोई फैक्ट्री है, तो आप वहाँ पे बच्चों को ले जा करके डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से दिखा सकते हो, या फिर कोई केस स्टडी पर चर्चा कर सकते हो। इससे भी बच्चा उस पर गहराई से उसके बारे में जान पाएगा। BCD तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 1975 और 77 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया कि सरकार ने पत्रकारों के लिए जो नियम, जो रूल बनाए हैं उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले, पब्लिश करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। ये उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? ये उदाहरण जो है वो अभिवेचन यानी कि सेंसरशिप का जो सिद्धांत है इसको समझाने के लिए उपयुक्त है। प्यारे दोस्तों, ये हमने पॉलिटी में पढ़ा था। यदि आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आज भी आपको याद होगा। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि आज हमारे देश में जो संचार माध्यम है ये स्वतंत्र नहीं है।
ये स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सरकार का उन पर कंट्रोल है। ठीक है, कि जैसे अब आज प्रेजेंट टाइम में बेरोजगारी पर टीवी पर दिन भर बहस होती है, लेकिन बेरोजगारी के बारे में किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। किसी के मुंह से ये नहीं निकलता कि शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही है, स्कूल क्यों खाली पड़े हैं, टीचर्स क्यों नहीं है, बच्चे इतने ज़्यादा हैं, टीचर्स इतने कम क्यों हैं। कोई मुंह से बोलता नहीं, बेरोजगारी की बात कोई करता नहीं। ठीक है, बस रात दिन एक ही लड़ाई चलती है, वहाँ इतने वोट मिल गए, वहाँ इतने वोट मिल गए। ये क्या है, ये सरकार का उन पर नियंत्रण कहा जा सकता है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर देती है, तब इसे सेंसरशिप कहा जाता है। समझिए, नोट कर लीजिए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती ठीक से, हमने पूरी थ्योरी पढ़ाई है, तो आज ये भी आपको पता होता है ना। तो एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन आपका सीटेट में इसी एनसीईआरटी 6 से 8 तक के एनसीईआरटी से पूछा जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पूरा फॉलो किया है, पूरी एनसीईआरटी हमारी पढ़ी है। तो जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक आपातकाल का था, और यहीं से ये इतना बड़ा प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो इस तरीके से एनसीईआरटी को बहुत रट डालिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। किसके माध्यम से हम उनको ज़्यादा इफेक्टिव चांस दे सकते हैं? किसके माध्यम से? सभी विषयों की विस्तृत व्याख्या देकर नहीं। हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, सभी विषयों की विस्तृत व्याख्या कैसे देंगे, और देना भी नहीं है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करके, ये तो ठीक लग रहा है। आवधिक परीक्षाओं के आयोजन द्वारा, सिर्फ परीक्षाओं का आयोजन कराते रहोगे और आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव हो जाएगी? नहीं। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण के द्वारा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक ये भी है, अच्छा ये भी है, लेकिन ये इसकी तुलना में कट जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो चीज़ हम बच्चों को उसकी वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ करके पढ़ाते हैं, बच्चा उसको बहुत जल्दी सीखता है और बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है, और वह उसके लिए जो है सकारात्मक होती है, बेहतर सीखता है, वो प्रभावी होती है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान या सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय निम्नलिखित पर टीचर के द्वारा विचार किया जाता है। टीचर के द्वारा किस पर विचार किया जाता है? तो यहाँ पे टीचर के द्वारा एक तो कॉन्सेप्ट और सामाजिक राजनीतिक जो वास्तविकताएं हैं उनका विश्लेषण करने की योग्यता पर बल दिया जाता है। ठीक है, प्रासंगिक जो रेलिवेंट स्थानीय विषय वस्तु है उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए। जो स्थानीय चीज़ें हैं, जो वहाँ की लोकल की चीज़ें हैं, उनको टीएलएम का हिस्सा बनाना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। स्थानीय शिक्षण अधिगम, जो वहाँ का लोकल टीचिंग लर्निंग जो संसाधन है उन पर आधारित गतिविधि प्रोजेक्ट करवाने चाहिए। दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों ही पॉइंट हमारे बेस्ट हैं, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। और अगला प्रश्न हमसे कहेगा, क्या कहेगा? एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हैं, एक एसएसटी की टीचर हैं, उनके लिए अपनी योग्यताओं और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी होगा? उस टीचर को क्या करना है कि अपनी योग्यता में अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो उसको क्या करना चाहिए? उनको करना ये चाहिए कि एक विशेष ढंग से पढ़ाने पर टिके रहना। नहीं, अगर आप एक ही ढंग पर टिके रहेंगे तो स्किल कहाँ से आएगी, योग्यता कहाँ से डेवलप होगी? नहीं हो पाएगी। सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करना, सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करना, ठीक है। फिल्म और वृत्त चित्रों को आप देख सकते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। आपके जो भी सहकर्मी हैं, साथी हैं, पीयर्स हैं, आप उनके साथ औपचारिक अनौपचारिक रूप से चर्चा भी कर सकते हैं। बी सी डी तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही कथन को पहचानिए। अभिलेखागार के बारे में हमने पढ़ा है। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आपके विद्यालय में भी अभिलेखागार होते हैं, वो होते नहीं अलमारी वगैरह जिनमें हम सब चीज़ें रखते हैं, वो ये अभिलेखागार है।
ठीक है, जो जहाँ सब चीज़ें रखी जाती हैं अभिलेखागार, ठीक है। पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है। पांडुलिपियाँ जो लिखी जाती हैं, है ना, ताड़पत्रों पर लिखी, भुर्ज की छाल पर लिखी जाती थी, जो कश्मीर में पाई गई, और भी बहुत सारी मिली। तो यहाँ से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। धनी व्यक्ति, शासक लोग, मठ और मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। जी बिल्कुल राइट बात है आपकी। पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल है। पांडुलिपियों को संभालना प्रयोग करना सरल है, कुछ खास कठिन तो है नहीं, ठीक है। ABCD सारे ही ठीक हैं। पांडुलिपि अगर हमको मिल जाती तो हम उसको आसानी से रख लेंगे। शैक्षिक तात्पर्य से क्या, शैक्षिक आकलन से क्या तात्पर्य? देखिए, शैक्षिक आकलन का मतलब होता है शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन। जी हाँ, भावात्मक आकलन, क्षमताओं का आकलन नहीं, इमोशंस का आकलन हम क्यों करेंगे, हटा दो। साइकोमोटर का, मनोसामाजिक नहीं। बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो शैक्षिक आकलन होता है उसमें हम कॉग्निटिव, उसकी जो कॉग्निटिव क्षमता है उसको देखते हैं। बच्चे ने कितना सीखा, जाना, समझा, जो पढ़ाया गया उसको कितना इसने उसका अधिगम किया, ये सब चीज़ उसके माइंड से संबंधित होती हैं, संज्ञान से संबंधित होती हैं। तो यही इसका तात्पर्य होता है। कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? बुद्ध मानते थे कि जो हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम ही उसका परिणाम ही कर्म है, ठीक है। हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है, बुद्ध मानते थे। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी। प्रश्न कहता है अरिकामेडु का नाम, रोमन नाम क्या था? अरिकामेडु का रोमन नाम था पोडुका। क्या नाम था? पोडुका था सर, ठीक है। अच्छा, आपको बताते चलें, यदि आपने, देखिए हमने हिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं SST सीटेट के, ठीक है, हिस्ट्री के नोट्स, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या होगा, आपको 6, 7, 8 तीनों क्लास के नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री के, और हर चैप्टर के साथ उसी चैप्टर से पूछे गए जो PYQ हैं वो भी लगे हुए हैं। तो चैप्टर के साथ PYQ आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। हिस्ट्री के सिर्फ अवेलेबल हैं, वही आप ले सकते हैं। उसके लिए आप कुछ फीस निर्धारित है वो आपको देनी होगी। और उसके लिए आप में 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम बात कर रहे थे अरिकामेडु की। अरिकामेडु का रोमन नाम होता है पोडुका। आइए अरिकामेडु के बारे में थोड़ा पढ़िए। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अरिकामेडु कहाँ है सर? पुदुचेरी में है, ठीक है। कहाँ? पुदुचेरी में। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, ठीक है। पत्तन का मतलब क्या कहते हैं उसको, बंदरगाह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि अरिकामेडु क्या था? एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा, ठीक है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, ठीक है। रट लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रश्न पूछ लेगा। एम्फोरा जैसे पात्र कहाँ मिले हैं? अरिकामेडु में मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इन दोनों तरफ से पकड़ने के लिए इनमें हत्थे भी लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। आपसे प्रश्न पूछता है एरेटाइन क्या है? लाल चमकदार बर्तन हैं ये, ठीक है, मोहर लगे हुए। एरेटाइन क्या है? पात्र हैं, बर्तन हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। एरेटाइन को एरेटाइन क्यों कहा जाता है? इनका नाम इटली के एक शहर के नाम पर पड़ा था, ठीक है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था। इतनी बात होती है क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, कहता है कि प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में A और B को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था, शूद्र भी इसे पढ़ते थे। नहीं, शूद्र नहीं पढ़ते थे। शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। A गलत है, B सही है। क्या हो जाएगा? शूद्रों को वेद, A गलत है, A सही है, B सही है परंतु A गलत है। हाँ ये ठीक है, B सही है परंतु A गलत है। यहाँ पे देखिए उस समय क्या था कि 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन और व्यापार था। शूद्रों का काम इन तीनों की सेवा करना था। तो शूद्र जो है ये वेद वगैरह नहीं पढ़ सकते थे।
ठीक है, यहाँ तक बात होती है क्लियर। निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया? खालसा संस्था का निर्माण करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, कहता है कि 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया गया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा की संस्था का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किया था। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। इतना ध्यान रखिए कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ या खालसा संस्था का निर्माण किया था। प्रश्न कहता है कि 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथन AB को पढ़िए। 1770 ईस्वी में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। बात तो ठीक लग रही है, सही है। कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए। बात ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये वाला पहले आता है और जो ये है ये बाद में आता है। हमने आपको पढ़ाया भी था NCERT में, हम लोगों ने देखा भी था। ठीक है, जब चैप्टर वाइज PYQ कर रहे थे। AB दोनों सही हैं, B A से पहले आता है जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब। कंपनी क्या था? कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अब भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। जब कंपनी दीवान बन गई, कंपनी के दीवान बनने के बाद हुआ ये कि जो बंगाल की अर्थव्यवस्था थी वो गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर बेचारे गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ रही थी। ठीक है, किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था, खेती चौपट होने लगी, जिस वजह से क्या हुआ, सब लोग परेशान हुए। कारीगर, किसान सब जो है वो कंपनी के दीवान बनने के बाद गहरे संकट में फंस गए थे। ठीक है, और 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के क्या कारण थे? वो सेटिस्फाई क्यों नहीं थे? देखिए, सेटिस्फाई इसलिए नहीं थे कि एक तो राजस्व वसूली करने के तरीके उनके बहुत सख्त थे, भारी भरकम लगान लगा रहे थे वो लोग, और ऐसे कानून बनाते थे जिसमें सेना में काम करने वालों को जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता था। और इससे जो सैनिक थे, सिपाही थे, वो खुश नहीं थे क्योंकि वो कहते थे अगर हम सब पानी के रास्ते जाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। वो पानी के रास्ते समुद्र पार करना नहीं जा रहे थे, वो जमीन के रास्ते जाने के लिए खुश थे, लेकिन कहते थे हम पानी के रास्ते नहीं जाएंगे। तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे राइट हो जाते हैं। जब तीनों राइट हो जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ABC तीनों ही ऑप्शंस राइट हैं। प्रश्न कहता है किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी? किन स्थानों पर की जा रही थी भाई? तो वो की जा रही थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, इन यहाँ पर की जा रही थी। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के भी प्रयास किए जा रहे थे। क्वेश्चन कहता है कि 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। ठीक है, वेरी गुड। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। बात तो ये भी ठीक है, ये तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। जब दोनों ऑप्शन सही हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आप इनको याद रखिए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। फिर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा समाज सुधार और उनके कार्य का जोड़ा सही से सुमेलित किया गया है? सिंह सभा या क्या इसमें विचारों की स्वतंत्रता थी? अलीगढ़ आंदोलन, क्या इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया? प्रार्थना समाज, क्या इसमें केवल हिंदू ग्रंथों से विचार प्राप्त करता था? नहीं। वेद समाज, क्या सिंह सभा से प्रेरित था? नहीं। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट हमारा दिया है सिंह सभा। ठीक है, सिंह सभा क्या है? इन सभाओं में
आपको यहाँ से बता दें कि सिंह सभाओं की जो स्थापना है वो 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थीं उनसे मुक्त कराने का प्रयास किया। सिंह सभा आंदोलन का यही उद्देश्य था, ठीक है। और इन सभाओं ने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। इसमें विचारों की स्वतंत्रता की कहीं भी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा, सिंह सभा वाला। दूसरा कह रहा था अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा की बात करता है। चलिए आइए समझ लेते हैं क्या ये बात सही है। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन ये सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। जी बात सही है, जो अलीगढ़ आंदोलन है इसमें आधुनिक शिक्षा की बात की गई है, तो हम अलीगढ़ आंदोलन को आधुनिक शिक्षा से मिला देंगे। फिर दूसरा कह रहा था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज कह रहा था कि इसमें केवल हिंदू ग्रंथों से विचार प्राप्त लिया गया है। जो प्रार्थना समाज है इसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। केवल हिंदू ग्रंथों से नहीं, हिंदू, बौद्ध, ईसाई सभी ग्रंथों से विचार इसमें लिए गए हैं। ओके, तो इसका मतलब ये भी गलत है। बचता है वेद समाज। कह रहा था कि वेद समाज क्या ये सिंह सभा से प्रेरित था? नहीं, वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। किससे? ब्रह्मो समाज से। तो इसमें सारे ही कट जाएंगे, बस केवल अलीगढ़ आंदोलन में आधुनिक शिक्षा की बात हुई है, यही हमारा राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ए और बी पर विचार कीजिए। युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ, क्या ये बात सही है? ठीक लग रहा है, बात तो ठीक लग रही है कि युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ था और भारतीय उद्योग समूह जो है वो डेवलपमेंट के लिए अधिक अवसर की मांग भी करने लगे थे, ठीक है। और भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे। दोनों ही पॉइंट हमारे सही हैं, ए और बी दोनों ही सही हो जाते हैं। साथ ही जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके समय उत्पादन पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में बाद में समझेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि मिलाइए भाई, कौन सी घटना कब घटी? वर्नाक्यूलर एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, ठीक है। इल्बर्ट बिल की अगर हम बात करें तो ये 1878 सॉरी नहीं, इल्बर्ट बिल तो 1883 में आया था, ठीक है, 1883 में आया था। संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम ये कब आया था? ये 1882 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़ें। यहाँ पे दिया भी है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में वायसराय रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया एक विधायी अधिनियम था। संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम 1882 ईस्वी में पेश किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अगला प्रश्न लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता हमारे संविधान की है? हमारे संविधान की विशेषता क्या है भाई? देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, ठीक है। सभी को, जो भी व्यक्ति वयस्क है उसको वोट देने का अधिकार है। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेष अधिकार दिए गए। तीनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। प्रश्न कहता है मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे? देखिए, जो सैनिक थे वह कुनबी समुदाय से आने वाले थे। कहाँ से? कुनबी समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, कुनबियों से। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया हुआ है? कौन इसमें ठीक से मैच हो रहा है? बृहस्पति क्या बाह्य ग्रह है? जी हाँ, बृहस्पति ग्रह को बाह्य ग्रह के लिए जाना जाता है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। शुक्र जो है इस ग्रह को चट्टानों से बने हुए विशिष्ट लक्षणों के लिए जाना जाता है। तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं और हम आगे बढ़ जाएंगे।
कौन सा भ्रंशोत्थ पर्वतों का उदाहरण है? ये जब हम लोग कल PYQ कर रहे थे उसमें भी एक क्वेश्चन था, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। वॉसजेज भ्रंशोत्थ पर्वतों का उदाहरण है। ठीक है, अरावली की बात करें तो अरावली पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। वहीं पर हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत जो है ये, इसको क्या कहा गया है कि ये मोरदार पर्वतों के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न कहता है पृथ्वी पर दिनों एवं रातों के बारे में दिए गए कथन पर विचार करें। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दिन और रात बनते हैं? नहीं, घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है। बात ये भी सही है, बी और सी इज द राइट वन ओवर हियर। यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और फिर होता यह है कि इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है और जो ये अवस्था रहती है इसको उत्तर अयनांत कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? उत्तर अयनांत। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है पृथ्वी के कोर क्रोड की सबसे आंतरिक परत किसकी बनी हुई है? पृथ्वी के कोर क्रोड की जो सबसे आंतरिक परत है वह निकिल और लोहे से बनी है, निकिल एंड आयरन से बनी हुई है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है निम्न में से किन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म पाए जा सकते हैं? किन शैलों पर पाए जा सकते हैं? तो भैया अवसादी शैलों पर पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पर जो है इनके अवशेष पाए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि देखिए उदाहरण के लिए अवसादी शैल कहते हैं इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि शैल लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे कणों को ही अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर ये आदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। पहले आदृढ़, पहले कच्चे होते हैं, बाद में दबकर कठोर हो जाते हैं। इस प्रकार की जो शैलें होती हैं उनको अवसादी शैल कहा जाता है। अवसादी शैल का उदाहरण जैसे बलुआ पत्थर हो गया। ओके, इन्हीं शैलों पर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इतनी बात होती है क्लियर। आपको बता दे चलें आग्नेय एवं अवसादी शैल जो हैं ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं, जैसे संगमरमर। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए, शैल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अवसादी शैल के दो प्रकार हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। गलत है। द्रवित लावा से बनने वाली शैल आग्नेय शैल कहलाती है। क्या ये बात सही है भैया? बात तो ठीक है। एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल कहा जाता है। ये भी ठीक है। बी और सी दोनों राइट हैं, एक गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कह रहा है कि पहला था कि अवसादी शैल के दो प्रकार होते हैं। अवसादी शैल के दो प्रकार नहीं होते हैं भैया, आग्नेय शैल के दो प्रकार होते हैं, वो भी अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा था द्रवित लावा से शैल बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहलाते हैं। वेरी गुड। सी कह रहा था, चलिए इतनी बात होती है क्लियर। सी क्या कह रहा था कि एक शैल से दूसरे शैल में, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, लिखा है, चलिए ठीक है। एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसको शैल चक्र कहा जाता है, शैल नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न है पवनों के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पवन के बारे में, पवन का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर नहीं यार, आने की दिशा के आधार पर, कि हवा किधर से आ रही है। आने अगर होता तब ये राइट हो जाता, गलत हो जाएगा।
पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं। जी बिल्कुल कहते हैं। मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। ये भी बात ठीक है। बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। आइए यहाँ पर क्या आप जानते हैं, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहा जाता है। मौसमी पवनें क्या हैं? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, जैसे कि मानसूनी पवनें हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। वायु दाब से संबंधित कथनों को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। वायु दाब की हम बात करेंगे। चांद पर वायु नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, अतः वहाँ वायु का दाब भी नहीं है। बात ठीक है। वायुमंडल में वायुदाब में अंतर तापमान में भिन्नता की वजह से होता है। वायुमंडल में जो वायुदाब में जो अंतर पाया जाता है, कहीं पर वायुदाब ज़्यादा है कहीं पे कम है, ये टेम्परेचर की वजह से होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तीनों ऑप्शन राइट हैं ये तो ए बी सी के साथ में हम चले जाएंगे। आगे बढ़िए। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा जैसे क्या कह रहा था कि चांद पर वायु नहीं है। ओके, अतः वहाँ वायुदाब भी नहीं है। सर वहाँ वायुदाब भी नहीं है। ठीक है, वायु जो है ये हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ओके, और आपको बताते चलें कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, यानी कि जो प्रेशर होता है उसमें कमी आने लगती है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, वहाँ टेम्परेचर की वजह से, जो हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन कह रहा था। ओके, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। और थोड़ा जान लीजिए, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी रहती है क्योंकि उसमें नमी रहती है। ठीक है, और वो भारी हो जाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि सुसु गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए। सुसु की उपस्थिति से नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है कि यहाँ जल जो है वो अलवणीय है, जल शुद्ध है और उसमें लवण नहीं है। बात ठीक है। नदी के पानी में उपस्थित रसायनों से अनुकूल होने के लिए सुसु डॉल्फिन अंधी हो रही हैं। अनुकूल होने के लिए अंधी हो रही हैं कि हम इनके अनुकूल हो जाएं? नहीं भाई, कहाँ की बात लिखते हो। गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही हैं। जी हाँ, इन प्रजातियों को खत्म कर रही हैं। ए एंड सी राइट हो गया, ए एंड सी राइट हो गया, बी गलत हो गया, बी गलत हो गया। ठीक है, ए और सी राइट है। प्रश्न लीजिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा डॉल्फिन, अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। सर आगे बढ़िए। प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन पठार के संदर्भ में सही हैं? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों एक ही महाद्वीप पर स्थित हैं? नहीं, दोनों भिन्न भिन्न महाद्वीप पर स्थित हैं। दोनों एक ही तरह की आर्थिक गतिविधि से क्रमबद्ध हैं। दोनों को समान प्रकार के अवस्थितिक लाभ भी मिलते हैं। बी सी डी तीनों राइट हो जाते हैं। क्या? बी सी डी तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई को मल्चिंग कहा जाता है। नहीं भैया, गलत बात है। ठीक है, वो तो समोच्च रेखाएं होती हैं। मल्चिंग से मृदा की नमी रुकी रहती है। जी हाँ, वेदिका फॉर्म के द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है। बात तो ये भी ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी और सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? सॉरी, जो ऑप्शन है वह बी और सी जो है वह राइट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मल्चिंग की बात हो रही थी, तो पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की जो नमी है वो
रुकी रहती है मल्चिंग के माध्यम से। ठीक है, वेदिका फॉर्म की बात करें तो चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल लगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन भी कम होता है। अब जो इसमें पहला पॉइंट कह रहा था कि इसको मल्चिंग कहते हैं, उसको समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती हैं, उसको समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। प्रश्न कहता है जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन, इन शब्दों का प्रयोग उन्होंने अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए किया था। यहाँ पे लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है? दलित का शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ा या दबाया हुआ। क्या होता है? दलित का शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ा या दबाया हुआ। ठीक है, दलित वो शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार ये शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा करके रखा है। ठीक है, सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला जो अधिनियम है वो 2005 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था और आज भी भारत में लागू है? वो कौन सा एक्ट है? वो है सेडिशन एक्ट, यानी कि राजद्रोह का कानून। कौन सा कानून है सर? राजद्रोह का कानून है। ठीक है, ये सरकार के द्वारा पारित किया गया था और आज भी भारत में लागू है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के विरुद्ध मौखिक, लिखित संकेतों अथवा दृश्य रूप में अवमानना अथवा घृणा फैलाने का काम करता है तो उस व्यक्ति पर राजद्रोह का कानून लगाया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि लोग स्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं? लोगों को स्थायी नौकरी ही क्यों चाहिए? वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। जी हाँ, इसीलिए तो स्थायी नौकरी ढूंढी जाती है कि नौकरी हमारी कब तक चलेगी? लंबे समय तक चलेगी। उन्हें साप्ताहिक और राष्ट्रीय पर्वों पर छुट्टी भी मिल जाती है, उन्हें चिकित्सा लाभ भी मिल जाता है। सारी बातें यहाँ पे सही हैं। ABC तीनों ही ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न नीचे कहता है कि कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक परंपरागत रूप है। परंपरागत नहीं है सर, नया रूप है, नया। ठीक है, परंपरागत का मतलब जो परंपराओं से चला आ रहा है, वर्षों से चला आ रहा है। कॉल सेंटर में वर्षों से थोड़ो कॉल सेंटर में काम करना, कॉल सेंटर तो नए खुले हैं, है ना, ये तो नया रोजगार आया है, कुछ ही वर्षों में ये कट जाएगा। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है और जहां एक ही जगह उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस रिलेटेड जानकारी दी जाती है। जी हाँ, हम घर बैठे बैठे फ़ोन लगा देते हैं कि भैया तुम्हारी कंपनी का ये फ्रिज खराब हो गया, तुम्हारी कंपनी की टीवी खराब हो गई, तुम्हारी कंपनी का ये कैसे सही होगा, है ना। तो ये ठीक है। कंपनियां भारत में अपना कॉल सेंटर इसलिए खोल रही हैं क्योंकि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले और कम वेतन पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। ये भी बात ठीक है। BC दोनों राइट हो जाते हैं, ए कट जाएगा क्योंकि ये परंपरागत नहीं नया रूप है। B और C दोनों ही राइट हो जाते हैं। क्या यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे? कहता है महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता यानी हम लोग टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है।
कॉल सेंटर अक्सर हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं, उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं, वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन, स्पीकर लगे रहते हैं। विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर भारत में खोल रही हैं क्योंकि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से कम पैसों में मिल जाते हैं। नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया? नेपाल जो है वो 2008 में राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ बढ़ा, ठीक है, मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा। यहाँ पे लिखा है कि 2008 में नेपाल जो है 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतंत्र बन गया। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो इसमें जो है जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स को अंतरात्मा कहा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सही का चुनाव कीजिए। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 545 है, नहीं, कुल है 543 प्लस उसमें 2 मनोनीत किए जाते हैं, तब ये 545 होती है, इसलिए इसको काट दो। राज्यसभा में कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नहीं, 12 मनोनीत किए जाते हैं, ये भी हटा दो। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आते हैं, ये ठीक है। ए और डी तो राइट है, ए और डी राइट है। अब देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, तब ये 545 होते हैं, ठीक है। और कह रहा था कि इसमें 10 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नहीं, 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग कौन से हैं? आपराधिक न्याय प्रणाली में जो 4 प्रमुख अंग हैं उसमें पुलिस आती है, लोक अभियोजक आ जाता है, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश, ये 4 प्रमुख अंग होते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली के। सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया? तो वो समुदाय है मुस्लिम समुदाय। कौन सा समुदाय है? मुस्लिम समुदाय है, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम समुदाय के बारे में सच्चर आयोग वाला हमने यहाँ पे टैग किया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपको पहले पढ़ा चुके हैं उसके बारे में। प्रश्न कहता है कि कानून के संदर्भ में दिए गए कथन ABC को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता है कि न्यूनतम मेहनताना कानून लागू किया जाए। इससे ये रहेगा कि सरकार जब ये फिक्स कर देगी कि इससे कम वेतन मजदूरों को नहीं दिया जा सकता, तो इससे मजदूर क्या होंगे, उनको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी, है ना। न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते हैं। मजदूर सौदेबाजी की ताकत नहीं रखते, इसलिए न्यूनतम मेहनताना कानून द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा हो जाएगी। न्यूनतम मेहनताना कानूनों से घरेलू नौकरों के हितों की रक्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? उनकी भी रक्षा होगी, सबकी होगी। ए और बी दोनों ही ऑप्शंस इसमें आपके राइट हो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे 60 क्वेश्चंस। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।